ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर थर्ड लेंगे अपने, और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा था, तो आज उसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एंथर की स्ट्रक्चर के मेनली टू पार्ट्स होते हैं बच्चों, जो डेवलपमेंट में भी हमने देखा था। एक एंथर वॉल होती है यानी जैकेट, और अंदर जो होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे एंथर वॉल में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर इसके बाद क्या था, एंडोथीसियम, फिर आएगा मिडल लेयर, और फिर आएगा टैपीटम। ये चार लेयर होती है बच्चों, राइट, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये सब एंथर वॉल के पार्ट है, और इसके बाद अंदर जो है वो पॉलन मदर सेल होगी, ठीक है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, तो ये हम एंथर की स्ट्रक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो एंथर की वॉल, हम पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। एंथर की वॉल का सबसे आउटर रीजन क्या है, एपिडर्मिस। तो आप अब एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मिस आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर है। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियस बात है कि इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, और ये नॉन आर्किस्पोरियल ओरिजिन में है, मतलब इसका आर्किस्पोरियल सेल से ओरिजिन नहीं होता, जो मैंने मेरे डेवलपमेंट वाले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। क्योंकि बाकी सभी चीजें आर्किस्पोरियल सेल से बनती है, जबकि एपिडर्मिस तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, सबसे पहले फॉर्म होने वाली लेयर है ये। ठीक है, और एंड तक ये लेयर रहती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परसिस्टेंट लेयर है ये। सिंगल लेयर होती है और थिन वॉल होती है, करेक्ट। तो ये एपिडर्मिस है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लीजिए। जुगजाइन एक प्लांट है, कौन सा प्लांट है, जुगजाइन। इसमें ये बाई न्यूक्लिएट होती है। सामान्यतः एपिडर्मिस की कोई भी सेल है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जुगजाइन के अंदर जो सेल होगी उसमें दो न्यूक्लियस होंगे। इज दैट क्लियर? और अभी हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस थिन वॉल वाली होती है, लेकिन आर्शुथोबियम प्लांट जो याद है, स्मॉलेस्ट पैरासाइट प्लांट था, इसमें इसमें थिकनिंग प्रेजेंट होती है, यानी इसमें डिपोजिशन होता है। तो इसलिए आर्शुथोबियम में इसको एपिडर्मिस नहीं कहते, इसको एक्सोथीसियम कहते हैं। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, अगर पूछ लेना बच्चों कि एक्सोथीसियम क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक्सोथीसियम का मतलब उसमें थिकनिंग प्रेजेंट है। ओके। मॉरस प्लांट जो है उसमें ये डीजनरेट हो जाती है मैच्योरिटी पर। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि एपिडर्मिस सबसे पहले बनती है और एंड तक रहती है, क्लियर, यानी साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। लेकिन मॉरस प्लांट जो है ना उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ये मैच्योरिटी पर डीजनरेट हो जाती है। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। ओके, दूसरी लेयर अपन चलते हैं। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर क्या आएगी, एंडोथीसियम, है ना। इट लाइज इनसाइड द एपिडर्मिस, क्लियर, कि बाहर एपिडर्मिस है तो इसके बाद क्या आ जाएगी, एंडोथीसियम आ जाएगी, क्लियर। सिंगल लेयर होगी बच्चों। अब लेकिन इसकी जो वॉल होगी, इसकी वॉल पर सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है बेटा, यानी सेल्यूलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होगी। इस तरह से सेल्यूलोज डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, क्लियर। तो ये रेडियल बैंड की फॉर्म में अरेंजमेंट होता है बेटा। टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल यानी ये जो साइड वाली वॉल होती है इसके ऊपर क्या होती है, रेडियली अरेंजमेंट में सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है। लेकिन बच्चों एंडोथीसियम की कुछ सेल्स ऐसी है जहां पर थिकनिंग नहीं है, तो उनको बोलते हैं अपन स्टोमियम सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टोमियम सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टोमियम सेल वेयर नो डिपोजिशन, जहां डिपोजिशन नहीं है। तो ये क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है बेटा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है डिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर के फटने में, एंथर की वॉल को ब्रेक होने में ये हेल्प करती है। तो कौन सी नेचर की है, हाइग्रोस्कोपिक। सेल्स का नाम बताओ जरा, स्टोमियम सेल्स। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसका पार्ट है स्टोमियम सेल, एंडोथीसियम की ही सेल का पार्ट है। ओके, अब देखो इसका एक्सेप्शंस देखो कुछ। हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली, कौन सी फैमिली है, हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली। और ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर जिन जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं, जिनके फ्लावर क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं रहते हैं। ओके, तो उनमें जो एंडोथीसियम होती है उसमें बच्चों थिकनिंग नहीं होती है। सामान्यतः एंडोथीसियम पर क्या होती है, थिकनिंग होती है ना, लेकिन इनमें थिकनिंग नहीं होगी, क्लियर। तो ये अच्छा एक्सेप्शन है। एंडोथीसियम कितनी लेयर की होती है बताओ, मैंने अभी बताया था एक सेल लेयर की होती है ना, यानी एक ही लेयर होती है। जबकि किलॉन एक प्लांट है उसमें ये टू सेल लेयर की होती है। कितनी होती है, टू सेल। ओके, तो ये एक्सेप्शन है। एंडोथीसियम भी परसिस्टेंट है, जब एंथर ब्रेक होता है तब तक एंडोथीसियम रहती है। यानी परसिस्टेंट लेयर कौन कौन सी होगी, एक एपिडर्मिस होगी और एंडोथीसियम होगी, जो एंथर का आखिरी दम तक साथ निभाने वाली लेयर है। इज दैट क्लियर?
बताओ, समझ आ गया एकदम अच्छी से। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एंथर के डिसेंस में कौन हेल्प करता है? स्टोमियम सेल, जो किसका पार्ट है? एंडोथीसियम का। पूरा समझ आया अच्छे से। तो इसके बाद जो है आगे मूव करते हैं अपन, थर्ड लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो अब थर्ड लेयर कौन सी आएगी? मिडल लेयर होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? सामान्यतः 1 to 4 लेयर की होती है नॉर्मली, ये किसी में 1 लेयर, किसी में 2 3, यानी मैक्सिमम 4 लेयर तक होती है। और ये न्यूट्रिटिव फंक्शन करती है, यानी इनमें फूड स्टोरेज होता है। और फूड का कौन सा फॉर्म स्टोर होता है? स्टार्च। और ये डीजनरेट हो जाती है एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी आने तक ये डीजनरेट हो जाती है। अभी मैंने बताया था ना, 2 लेयर परसिस्टेंट होती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये एंड तक रहेगी, लेकिन मिडल लेयर जो है वो डिजनरेट हो जाएगी। अब देखो इसका एक्सेप्शन देखो, लेमनेसी फैमिली और नाजाडेसी फैमिली के जो प्लांट है उनमें मिडल लेयर नहीं होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी फैमिली है? लेमनेसी और नाजाडेसी, ठीक है ना, ये चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, टेपिटम। अब टेपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। देखो ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, और अब आ जाता है बच्चों टेपिटम, ठीक है। तो अब ये टेपिटम लेयर पढ़ते हैं अपन। टेपिटम को नर्स टिश्यू भी कहते हैं एंथर का, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अब सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है और पॉलीप्लॉइड होती है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब कि सेल में न्यूक्लियस एक से ज्यादा है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब कि ये सामान्यतः सेल क्या होती है बच्चों? 2n होती है, लेकिन पॉलीप्लॉइड का मतलब ये 3n भी हो सकती है, 4n भी हो सकती है, 5n भी हो सकती है। क्लियर? अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि इसके मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड होने का क्या कारण है। मल्टी न्यूक्लिएट तो इसलिए हो जाती है बच्चों की ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है, जो मैंने 11th में आपको बताया था कि ओनली कैरियोकाइनेसिस, केवल न्यूक्लियस ही बनते हैं, है ना, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, यानी सेल डिवाइड नहीं होती, केवल न्यूक्लियस बनते हैं। और पॉलीप्लॉइड होने का कारण ये हो सकता है बच्चों की इसमें एंडोमाइटोसिस होता है, एंडोमाइटोसिस। क्लियर? तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोजोम का रीडुप्लीकेशन हो जाता है, क्रोमोजोम डबलिंग हो जाती है, जबकि न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये पोलिटीनी फॉर्म बन जाती है, समझ गए एकदम अच्छे से? रीडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, ये आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। टैपिटम बच्चों दो तरह का होता है, एक अमीबॉइड या इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियल टैपिटम, ये इसके नेम है बच्चों। ये प्रिमिटिव प्लांट्स में होता है। किसमें होता है बच्चों? ये प्रिमिटिव प्लांट्स में होता है। क्लियर? और शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब जल्दी ही बच्चों ये डीजनरेट हो जाता है। अब ये क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कि जो टैपिटम की जो सेल है, टैपिटम की जो सेल है, उनकी जो रेडियल वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, यानी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी बेटा। और जब वॉल ब्रेक होगी, ऐसे सपोज करो कि वॉल डिसॉल्व हो गई, तो क्या बाहर निकल जाएगा? सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म आउट हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म जब आउट हो जाएगा बच्चों, तो फिर वो अंदर जो पीएमसी होती है, पोलन मदर सेल्स होती है ना, वहां उसके चारों तरफ वो फैल जाता है पेरीप्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको प्लाज्मोडियल टैपिटम कहा जाता है। तो ये लिली, टाइफा, एलिज्मा प्लांट्स में पाया जाता है, जो प्रिमिटिव प्लांट्स है। लेकिन सबसे एडवांस वाला बात करते हैं, तो ये एडवांस है बेटा। इसको कहते हैं अपन सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर या पेराइटल टैपिटम, ये नेम जरूर ध्यान रखने हैं आपको, ओके। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो टैपिटल की सेल्स है वो डीजनरेट नहीं होती जल्दी, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होती, वो रिमेन रहती है, वो बची रहती है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ पीएमसी एंड माइक्रोस्पोर। जब तक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट चलता है तब तक वो बनी रहती है, लेकिन अंततः यानी फाइनली वो डिजनरेट हो जाती है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, चूंकि ये डिजनरेट नहीं होती, तो ये क्या करती है? अपना प्रोटोप्लाज्म यानी अपना न्यूट्रिशन सीक्रेट करती रहती है, इसलिए इसको सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर एपिथेलियम सॉरी टैपिटम कहते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब ये टैपिटम की सेल डीजनरेट होने वाली होती है, तब क्या करती है? ये फॉर्मेशन करती है प्रोयूबिस बॉडी। अब ये प्रोयूबिस बॉडी क्या है कि इनका जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है ना बच्चों, वो इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा होता है तो उसी को हम प्रोयूबिस बॉडी कहते हैं। फिर क्या होता है बच्चों की ये प्रोयूबिस बॉडी जो होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वहां पर आ जाती है। देखो मैं थोड़ा डायग्राम से बताऊंगा आपको कि ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है। अंदर ये प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, ये होगी प्रोयूबिस बॉडी आपकी, ये वाली प्रोयूबिस बॉडी होगी, ठीक है। अब ये क्या करेगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाएगी, यानी यहां आ जाएगी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, करेक्ट। अब इसके ऊपर क्या होता है? मटेरियल सीक्रेट हो जाता है, स्पोरोपोलेरिन।
द प्रोयूबिस बॉडी सराउंडेड बाय स्पोरोपोलिनिन, ये स्पोरोपोलिनिन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो है, अब इसका नाम यूबिस बॉडी हो गया बेटा, स्पोरोपोलिनिन आते ही इसका नाम क्या हो गया, यूबिस बॉडी हो गया। क्लियर। अब ये यूबिस बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, सेल वॉल के फटने से ये बाहर रिलीज हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन का एग्जाइन बनाने का काम करेगी। इज दैट क्लियर? ये समझ आया अच्छे से? आगे देखते हैं। अब यूबिस बॉडी क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूबिस बॉडी एक तो स्पोरोपोलिनिन प्रोवाइड करवाती है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा, और जिसका आज तक कोई डिग्रेड करने वाला एंजाइम अभी तक मिला नहीं है, और ये पोलन ग्रेन की एग्जाइन बनाती है और पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन भी देती है इन्वायरमेंट की हार्श कंडीशन से। ठीक है। दूसरा, यूबिस बॉडी पोलन किट बनाती है। पोलन किट क्या होता है, कि येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है। तो ये क्या करता है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। जैसे ही इंसेक्ट आते हैं ना, तो पोलन ग्रेन पर पोलन किट होता है बाहर, तो ये चिपचिपा होता है, तो इंसेक्ट से चिपक जाता है ना, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा बेटा, कि पोलन किट जो है वो यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्शन देता है पोलन ग्रेन को। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यूबिस बॉडी में न्यूट्रिशन भी स्टोरेज रहता है, तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि ये कैलेज एंजाइम बनाती है यूबिस बॉडी। अब क्या होता है कि जो पोलन मदर सेल होती है या एमएमसी होती है ना बेटा, ये आपस में ऐसे बाइंड होती है, यानी जुड़ी होती है, और ये जुड़ी होती है एक सब्सटेंस से जिसका नाम है कैलोज। तो अब ये कैलेज क्या करता है बच्चों, इनको इस कैलोज को ब्रेक करता है। कैलेज किसको ब्रेक करता है, कैलोज को। तो इससे बेटा फिर ये पोलन मदर सेल सेपरेट हो जाती है और माइक्रोस्पोर का भी सेपरेशन हो जाता है। तो ये कैलेज का भी ध्यान रखोगे। तो ये एंथर वॉल थी बच्चों। अब दूसरा पार्ट क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। वो तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर है, वो क्या होता है, 2n होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू की ही एक सेल है जिसका नाम क्या है, पीएमसी, पोलन मदर सेल। पीएमसी क्या होती है बच्चों, मैं बार बार बता चुका हूँ, पोलन मदर सेल। इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2n है। अब ये मियोसिस करेगी और अंदर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। और एक पीएमसी कितने माइक्रोस्पोर बनाएगी, 4। ठीक है। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, n। माइक्रोस्पोर लेटर ऑन आगे क्या बनाएगा बच्चों, पोलन ग्रेन बनाएगा। क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? पोलन ग्रेन में ये डेवलप हो जाएगा। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस तरह बच्चों आज हमने एंथर की पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, यानी कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, और साथ ही हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू बच्चों।